चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 11th में लेसन नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उसमें बच्चों आज पढ़ेंगे सेल साइकिल अथवा कोशिका चक्र। बच्चों, कोशिका चक्र क्या होता है थोड़ा बहुत हमने कल समझा था और बाकी जो बच्चों टॉपिक है वो हम आज समझेंगे। बच्चों, साइकिल या चक्र, कहीं पे भी अगर आप चक्र समझे या साइकिल समझे, एक ऐसी घटना जिसका प्रारंभ और अंत, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक समान होता है। जहां से वो घटना शुरू हुई थी वहां पे वो घटना आके रुकी। ये वो घटना लगातार वहीं पे आके रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, उसे चक्र कहते हैं। तो कोशिका विभाजन भी बच्चों एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनी, फिर दोनों कोशिकाओं में भी विभाजन होगा। अर्थात एक सक्रिय विभाजन और दूसरे सक्रिय कोशिका विभाजन के बीच के समय को बच्चों कोशिका चक्र कहते हैं। अथवा दो एम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था, बीच के समय को क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका चक्र कहते हैं। मान लीजिए ये एक कोशिका है जो अभी नई नई बनी है। कोशिका विभाजन के द्वारा बच्चों एक कोशिका बनी है, ठीक है। अब ये कोशिका बच्चों क्या करेगी कि अपना आकार बढ़ाएगी, उसमें वृद्धि और विकास होगा। डीएनए की जो मात्रा है बच्चों वो बढ़ेगी, दुगनी होगी, जीनोम इसका। और उसके बाद ये भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो पहले विभाजन से ये कोशिका बनी थी और दूसरी कोशिका से इसमें ये दो कोशिकाएं बनी। तो इन दो सक्रिय कोशिका विभाजन के बीच का जो समय है बच्चों उसे कोशिका चक्र कहते हैं। एक सेल साइकिल। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें भी वही होगा। ये भी क्या करेगी? ये भी अपना आकार बढ़ाएगी, जीनोम को द्विगुणित करेगी। ये भी अपना आकार बढ़ाएगी, जीनोम को द्विगुणित करेगी और इसमें भी फिर विभाजन हो जाएगा। ये भी विभाजित होकर दो बना लेगी और ये भी विभाजित होकर दो और बना लेगी। ये भी क्या हुआ? यहां से यहां तक के समय काल को आप क्या कहोगे? सेल साइकिल कहोगे। स्टार्ट हुआ था जहां से कोशिका बनी थी, खत्म हुआ जहां पे कोशिका बनी। इस घटना को, इस चक्रीय घटना को बच्चों कोशिका चक्र कहते हैं। अब आप इस कोशिका चक्र को देखें बच्चों, सेल साइकिल को अगर आप देखें तो इसे आप दो भागों में बांट सकते हो। एक है बच्चों इंटरफेज, अंतरावस्था। इंटर फेज, फेज जो आपको बोलना हो बच्चों, किताब में फेज लिखा है और जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हम फेज कहते हैं। तो इंटरफेज, अंतरावस्था। और दूसरा है बच्चों एम प्रावस्था, एम फेज। तो इस तरह से आप पूरी सेल साइकिल को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो। कौन कौन? इंटरफेज और एम फेज। अंतरावस्था। अब अंतरावस्था की परिभाषा क्या होगी? देखिए बच्चों, अगर कोशिका विभाजित होती है, जैसे ये कोशिका थी तो ये अंतरावस्था में आई, इसने अपना विभाजन किया। जब ये
वृद्धि किया, वृद्धि और विकास के, जब पूरी तरह से विभाजन के लिए तैयार हो गई, तब तक की अवस्था है इंटरफेज। जब उसमें विभाजन होगा वो है एम फेज, माइटोटिक फेज। तो दो सक्रिय एम फेज के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे? इंटरफेज कहेंगे। जैसे दो सक्रिय कोशिका विभाजन के बीच के समय को आप सेल साइकिल कहते थे बच्चों, इसी तरह से दो सक्रिय एम फेज के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? इंटरफेज। क्योंकि एम फेज के बाद वापस इंटरफेज आएगा, फिर इंटरफेज के बाद वापस एम फेज आएगा, तो ये चक्रीय घटना है। तो दो सक्रिय एम फेज के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेज कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखें, कोशिका अपना महत्तम समय इंटरफेज में ही गुजारती है। कोशिका का जो महत्तम समय होता है बच्चों, वो इंटरफेज में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था आपको कल, 95% समय कोशिका किस अवस्था में रहती है? इंटरफेज अवस्था में रहती है। कोशिका चक्र का जो 95% समय है वो इंटरफेज की अवस्था है, और ओनली 5% समय बच्चों विभाजित होने में लगता है। किसी चीज को टूटने में टाइम नहीं लगता है बच्चों, बनने में टाइम लगता है। ये आपके सेलुलर स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, कोशिका विभाजन में भी इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है। एक सूक्ष्म कोशिका, उसको बनने में 95% समय लगा, लेकिन टूटने में बच्चों केवल 5% का समय। विभाजन मतलब टूटना, विभाजित हो जाना। तो हर जगह बच्चों कहीं भी आप जाइए, संबंध है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, सबको बनाने में समय लगता है, लेकिन विभाजित होने के लिए एक शब्द ही काफी। ये हमें हमारी जो साइंस है वहां से सीखने को मिलता है बच्चों। अब ये जो इंटरफेज है, अगर मैं मनुष्य के संदर्भ में बात करूं, तो मनुष्य में बच्चों पूरा सेल साइकिल 24 आवर का चलता है। 24 घंटे का एक सेल साइकिल चलता है बच्चों। 24 घंटे में से 23 घंटे मनुष्य की कोशिका 23 घंटे इंटरफेज में रहेगी, और केवल 1 घंटे उसको लगेंगे विभाजित होने। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इंटरफेज। अगर आप इंटरफेज की बात करें तो परिभाषा बड़ी आसान है, मैंने आपको बता दिया है। इसे कहेंगे दो सक्रिय एम फेज के बीच की अवस्था को, या सिंपल दो एम फेज के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? इंटरफेज। यहाँ पे भी एम फेज था, चक्र है तो बच्चों एक के बाद दूसरा फॉलो होगा ही होगा। एम फेज के बाद क्या आया? इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या आया? वापस एम फेज। एम फेज के बाद क्या आया? वापस इंटरफेज। एक चक्रीय घटना है। ठीक है। अगर आप इसको भी हटा दें तो भी आप इसको समझ सकते हो। देखिए, इंटरफेज के बाद कोशिका प्रवेश करेगी एम फेज में, और एम फेज के बाद कोशिका प्रवेश करेगी इंटरफेज में। अर्थात दो इंटरफेज, दो क्रमिक अंतरावस्थाओं के बीच के समय को एम फेज कहते हैं। एम फेज की परिभाषा क्या कहोगे? दो इंटरफेज के बीच की अवस्था को एम फेज कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप इसकी परिभाषाएं बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों इंटरफेज। इंटरफेज अंतरावस्था, पहले बच्चों टॉपिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी बुक में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। इंटर, ठीक है, परिभाषा होगी। इसको बच्चों 3 भागों में बांटता है। एक है G1 फेज,
एस फेज और जी, जीवन एस और जी। अब एक कोशिका की कल्पना कीजिए कि अभी अभी ये कोशिका बनी है। जब कोशिका विभाजित होकर बनती है तो बहुत छोटी होती है। जब भी कोई सजीव मान लीजिए जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे बच्चों क्या होगा कि इस कोशिका में आरएनए और प्रोटीन, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन साथ में बनेगा ही बच्चों। तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो जाता है। सॉरी। कोशिका विभाजन के बाद जो नई संतति कोशिका बनी है वो इंटरफेज में प्रवेश करती है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होता है, जिससे बच्चों प्रोटीन बनती है तो कोशिका के घटक बनते हैं और धीरे धीरे कोशिका का आकार बड़ा होता है। कोशिका में वृद्धि शुरू हो जाती है। दूसरी जिसे कहते हैं जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो जाएगा और कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करना शुरू कर जाएगी। अच्छा, G4 गैप, गैप 1, गैप है बच्चों 2M के बीच का गैप, 2M अवस्थाओं के बीच के गैप को ही आप इंटरफेज कहते थे। उसमें गैप 1, S4 सिंथेसिस, संश्लेषण। नाम से पता चल जाएगा बच्चों कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण तो चालू है। कहाँ स्टार्ट हो गया था, जीवन में। यहाँ पे बच्चों डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। जीनोम है सजीवों का वो दुगना हो जाए। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या दुगनी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले इसमें अर्ध गुणसूत्र थे जो अब गुणसूत्र बन जाए। S4 सिंथेसिस, किसका संश्लेषण करना है, डीएनए का संश्लेषण अथवा जीनोम का डुप्लीकेशन करना है, द्विगुणन करना है। इसमें जो भी डीएनए होगा बच्चों वो दुगना हो जाए। मान लीजिए इसमें शुरू में यानी इंटरफेज जब शुरू हुआ था तो उसमें 2 क्रोमेटिड थे। क्रोमेटिड मतलब एक गुणसूत्र नहीं है बच्चों, ये अर्ध गुणसूत्र। इसको किताब में आपके लिखा है 2C। एस अवस्था की शुरुआत में अगर कोशिका में 2C थे तो बाद में बच्चों क्या होगा, जब दुगना होगा ये तो इसमें 2 क्रोमेटिड से 4 क्रोमेटिड अर्थात 2C से 4C हो जाए। ध्यान ये देना है कि गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलेगी, ये ऐसा ही है। देखिए ये एक क्रोमेटिड था, ये दूसरा क्रोमेटिड था, 1C 1C। अब हुआ क्या बच्चों, जब द्विगुणन हुआ तो इसने अपनी कॉपी, इस क्रोमेटिड ने अपनी कॉपी बना ली, इसने अपनी कॉपी बना ली, 1C 2C। लेकिन बच्चों ये गुणसूत्र एक ही गुणसूत्र है, क्रोमेटिड 2 हो गए, 1 से 2 हो गए, लेकिन गुणसूत्र एक ही रहा। यहाँ पे भी इसने अपनी कॉपी, जेरोक्स कॉपी तैयार कर ली, एक गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र बने। ऐसा नहीं है, गुणसूत्र की संख्या सेम है, एक क्रोमेटिड से दूसरा क्रोमेटिड बनेगा लेकिन गुणसूत्र बच्चों समान रहेंगे। याद रखना है, ये बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं इस चीज में। और मेरी बहुत बार इस चीज पे चर्चा भी हुई है बच्चों, टीचरों के साथ भी चर्चा हुई है। यहाँ पे केवल क्या होगा, क्रोमेटिड डबल होंगे, डीएनए डबल होगा, लेकिन गुणसूत्र उतने के उतने ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया एस सिंथेसिस। इसका सिंथेसिस डीएनए का, जीनोम का द्विगुणन होगा। शुरुआत में मान लीजिए एस अवस्था की शुरुआत में अगर
इसमें जीनोम की संख्या बोलना है 2C थी, 2 क्रोमेटिड थे, एस अवस्था के बाद क्रोमेटिड 4C हो जाएंगे। गुणसूत्र 2 थे तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, लिख देना साइड में कहीं पे। अब आया G2, G4 गैप। अब गैप बोल सकते हो ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ भी हो रही है। G2 बच्चों क्या होगा, अब डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाएगा, क्योंकि डीएनए जितना चाहिए था उतना हो गया, लेकिन आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है, तो कोशिका और बड़ी हो जाती है। जब कोशिका पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर जाए, उसका जीनोम द्विगुणित हो जाए, अब आता है बच्चों एम अवस्था, और ये कोशिका वापस 2 कोशिकाओं में बट जाएगी। फिर इनके साथ क्या होगा, इनके साथ भी वापस वही होगा। कोशिका अपना आकार बढ़ाएगी, जीनोम की संख्या दुगना करेगी, फिर आकार बढ़ाएगी, और फिर ये भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि एक चक्रीय घटना है। अब आप देखोगे कि एम अवस्था में बहुत कम समय लगा था, अधिकतर समय इंटरफेज में लगता है। कुछ कोशिकाएं बच्चों ऐसी होती हैं जिनमें अब विभाजन नहीं होना है। ठीक है, हम हमारे शरीर की अधिकतर कोशिकाएं इस अवस्था में ऐसी हैं जिनमें विभाजन नहीं होगा। तो कैसे उस कोशिका में विभाजन नहीं होगा, तो बच्चों ये कोशिका जीवन के बाद G0 प्रावस्था में चली जाती है, शांत अवस्था। इस अवस्था में कोशिका में विभाजन नहीं होगा। हमारे शरीर की अधिकतर कोशिकाएं अगर आप इस समय देखें तो किस अवस्था में होगी, G0 की अवस्था में, इसे बोलते हैं शांत अवस्था। बच्चों ये हो गया इंटरफेज। अब अगर हम बात करें एम फेज की, कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों मुझे आप पूछना। एम फेज, मैटोटिस फेज, मैटोटिक फेज और एम फेज, विभाजन अवस्था। अब एक सिंपल सा आपको बच्चों एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म है। इंग्लिश में ज्यादातर बच्चों यूज करूंगा क्योंकि आगे आपको यही टर्मिनोलॉजी मिलेगी। हिंदी में बोलूंगा लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में, क्यों, क्योंकि बाद में आपको यही चीज मिलने वाली है। ये है न्यूक्लियस, केंद्र। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है। जब ये कोशिका विभाजित होगी तो दो तरह से आप इसको विभाजित कर सकते हो। पहला आपके पास ऑप्शन ये है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाए और उसके बाद केंद्रक का विभाजन हो। एक अवस्था ऐसी आई जिसमें जो पहली कोशिका बनी है उसमें तो बराबर मात्रा में कोशिका द्रव्य आया है, क्योंकि कोशिका द्रव्य पहले बढ़ गया है, लेकिन बच्चों इसमें केंद्रक नहीं। दूसरी कोशिका में बच्चों क्या हुआ कि पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और फिर केंद्रक का। तो इस कोशिका में क्या हुआ, कोशिका द्रव्य तो इस कोशिका के समान है, लेकिन इसमें दो केंद्रक आ गए। एक विभाजन की एक अवस्था ये है, एक प्रकार ये है। दूसरा प्रकार बच्चों ये, पहले केंद्रक का विभाजन हो जाए, एक केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाए, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो दो कोशिकाएं बनी है उनमें कोशिका द्रव्य भी बराबर आया है और केंद्रक भी दोनों बराबर आए। तो बच्चों आपको क्या उचित लगता है, ये होगा, ये उचित है या ये उचित है? बच्चों ऐसा नहीं होता है। कोशिका विभाजन के बाद जो दो नई कोशिकाएं बनी
उनमें सब चीज बराबर मात्रा में बंटनी चाहिए। ये ऐसा ही है। पहले क्या होना चाहिए? केंद्रक का विभाजन होना चाहिए। केंद्रक को ग्रीक में कैरियोन कहते हैं, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और दूसरा साइटोकाइनेसिस। एम फेज को दो भागों में बांटेंगे। पहले केंद्रक का विभाजन करोगे, जिसे क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद आप न्यूक्लियस केंद्रक साइटोप्लाज्म का विभाजन करोगे, जिसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। बच्चों ये समझ में आया? पहले किसका विभाजन करना है? कोशिका द्रव्य का विभाजन करोगे तो क्या क्या नुकसान होगा कोशिका को? एक कोशिका में तो दो केंद्रक चले जाएंगे और एक कोशिका में केंद्रक मिलेगा ही नहीं। और अगर केंद्रक का विभाजन पहले कर दोगे तो दोनों कोशिकाओं में केंद्रक भी बराबर रहेंगे और कोशिका द्रव्य भी उनको बराबर मात्रा में मिलेगा। तो बच्चों आप केंद्रक विभाजन एम फेज को, एम प्रावस्था को कितने भागों में बांट सकते हो? दो भागों। कैरियोकाइनेसिस काइनेसिस। अर्थात केंद्रक विभाजन। और दूसरा आएगा बच्चों साइटोकाइनेसिस, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम समझेंगे पूरे टॉपिक, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस में दो प्रकार आएंगे बच्चों, सूत्री, अर्धसूत्री। साइटोकाइनेसिस में भी प्लांट सेल में अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होगा और एनिमल सेल में अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होगा। ये तो हम पढ़ेंगे जब हम एम फेज की बात करें। कैरियोकाइनेसिस के आधार पर कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार का है, समसूत्री और अर्धसूत्री। एक और होता है असूत्री, उतना नहीं है, लेकिन महत्तम दो प्रकार का आपको कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों ये हो गया है जो आपको समझना था। बुक में क्या लिखा है बच्चों वो देख लेते हैं। आंतरावस्था अर्थात इंटरफेज, विश्राम अवस्था, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं बच्चों। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। कोशिका के घटकों की संख्या बढ़ती है, डीएनए का प्रतिकरण होता है, मतलब डीएनए अपने आप को क्या करता है बच्चों? दुगना करता है। ठीक है, डीएनए अपने आप को क्या करेगा बच्चों? दुगना करेगा। अब अंतरावस्था को आपने तीन भागों में बांटा था, याद है? जीवन फेज, यह जीवन, पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, एस फेज सस्टेशन प्रावस्था, और पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। तो बच्चों इतना याद करने की जरूरत है, जीवन, जीवन लिखना है इसे, एस फेज और G2। ठीक है। पश्च तो जीवन में क्या होता है बच्चों, मैंने बता दिया। जीवन में तो बहुत सारा होता है हमारे जीवन में, लेकिन हमारे जीवन की बात नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेज, जो अंतरकाल अवस्था है उसके जीवन में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एस फेज में आपको बता दिया है, गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल क्रोमेटिड बढ़ेगा। ठीक, यहाँ है अगर 2n थे तो इस प्रावस्था के बाद भी 2n ही रहेंगी। ठीक, ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है बच्चों, ये जीवन अवस्था से निकलकर कहाँ चली जाती हैं? निष्क्रिय अवस्था में पहुंचते हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। ठीक है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि ये अपवाद है, कुछ अपवाद है जहां पे समसूत्री विभाजन हैप्लॉइड अगुणित कोशिका विभाजन में भी देखा जाएगा। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां, पढ़ेंगे 12th में, वैसे मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, है ना, जहाँ मक्खियों में या मधुमक्खियों में, मैंने ये हेडिंग बना रखी है बच्चों, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ठीक है,
तो बच्चों इंटरफेस तक आपको इसको याद करना है। डायग्राम हमने कल देखा था बच्चों, ये डायग्राम है कोशिका चक्र। ये जीवन चेक पॉइंट है, ये जीवन था और ये जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट का मतलब ये है कोशिका को एस में जाना है या G0 में जाना है, ये चेक करता है। अगर जरूरत पड़े तो कोशिका बच्चों, अगर कोशिका विभाजन की आवश्यकता है तो कोशिका एस में जाएगी, आवश्यकता नहीं है तो ये चली जाएगी G0 में। फिर एस के बाद G2 आया, फिर यहाँ पे G2 चेक पॉइंट है बच्चों। G2 चेक पॉइंट अर्थात कि कोशिका को सूत्री विभाजन करना है, अणसूत्री करना है, असूत्री करना है। ये हर जगह देखिए जहां जहां है यहाँ पे चेक पॉइंट है कि होना है कि नहीं होना, चेक होता है। ठीक है, तो आज आपको बच्चों कोशिका चक्र के बारे में समझना है, बुक में से एक बार पढ़ना है और इसको नोटबुक में लिखना है। कोई आपका क्वेश्चन रह जाए कि जो समझ में नहीं आया हो, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम ऑनलाइन जूम से जुड़ेंगे तब। नोट करके रखना बच्चों, ठीक है।